प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है बीएड का पेपर होने वाला है 9 अगस्त को, और 9 अगस्त को बीएड का पेपर, उसके पहले हम लोग 10 दिन में अपने हिंदी के सभी प्रैक्टिस सेट को पूरा करने वाले हैं। यानी हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। एक दिन में आपको 2 पीडीएफ मिलेंगे, 2 पीडीएफ और 2 वीडियो मिलेंगे। वीडियो में हम लोग डायरेक्ट प्रश्न और उसके आंसर करते चले जाएंगे, क्योंकि आप सारी तैयारी कर चुके हैं। ये 10 दिन सिर्फ प्रैक्टिस पेपर का है, और इस प्रैक्टिस पेपर में आप 10 दिन में 90 नंबर बड़े आराम से पा सकते हैं। यानी आपको 45 क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट से मिलने वाले हैं। ये मेरा गारंटी भी है और आप सबको विश्वास भी है कि आप विश्वास करिए कि आपको यहाँ से 45 क्वेश्चन मिलने वाले, जो हम इस 10 दिन में पढ़ने वाले हैं। 10 दिन का अगर आप वक्त देते हैं तो आपको 45 दूनी 90 यानी 45 क्वेश्चन और 90 नंबर आपको पक्का मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का पहला वीडियो। और पहले वीडियो में हम लोग जो पहला प्रश्न करने जा रहे हैं वो ये है, हिंदी किस भाषा। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको सूचना मिल जाए। तो बात करते हैं यहाँ पे, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। कह रहा है हिंदी जो भाषा परिवार है, जैसे बहुत सारे भाषा परिवार होते हैं, तो उसमें से किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आप तुरंत कहेंगे सर भारोपी भाषा परिवार की भाषा है, और ये लगभग 73% हिंदुस्तान में यूज होती है। हिंदुस्तानियों द्वारा 73% लोगों द्वारा इसे यूज किया जाता है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है। कह रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खड़ी बोली बोली जाती है वो भाषा कौन सी है। तो भाषा आप तुरंत कह देंगे सर हिंदी है, और कोई भाषा नहीं है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, और आपके लिए कन्फ्यूजन खड़ी होगी कि आप तुरंत संस्कृत मारेंगे। नहीं, ये अपभ्रंश है हिंदी का। जब कहेगा आदि जननी कौन है तब आप संस्कृत कहेंगे, और हिंदी का विकास कहाँ हुआ, अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, माइनस मार्किंग भी है, ध्यान से आपको चलना है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कह रहा है कौन सी ऐसी बोली या भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें हमने भाषा परिवार के बारे में चर्चा की है, तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल दे रहे हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। पूरे भाषा परिवार के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो बात हम लोग कर रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो कौन सी ऐसी भाषा है। तो तेलुगु है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बाकी कन्नौजी, अवधी, बांगरू, ये तीनों जो है किसके अंतर्गत आती हैं, हिंदी के अंतर्गत आती हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस में पूछा गया है, आप समझ पा रहे हैं इसको। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। यानी हिंदी की ब्रज भाषा जो है, ये भाषा वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई। कह रहा है किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। तो आप कहेंगे काव्य भाषा के रूप में। ब्रज भाषा में बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं, तो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध हुई। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। कह रहा है भारतवर्ष में हिंदी को अगर आपको रखना होगा तो किस वर्ग में रखेंगे। राष्ट्रीय भाषा कहेंगे, तकनीकी भाषा कहेंगे, विभाषा कहेंगे, या राजभाषा कहेंगे। तो हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राजभाषा होती है। राष्ट्रीय भाषा का मतलब ये होता है कि जो पूरे राष्ट्र की भाषा हो, और भारत में हिंदी, उर्दू, मलयालम, तेलुगु सब कुछ चलता है। उर्दू से याद आया कि आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा कौन है। तो आप कहेंगे दूसरी उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा जो है वो कौन है, उर्दू है। और उर्दू को 1989 ईस्वी में मान्यता दी गई दूसरी राजभाषा के रूप में। तो यहाँ पे तो भारत की हिंदी जो है उसे किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। ढूढ़ाड़ी बोली है। कह रहा है ढूढ़ाड़ी बोली कौन सी बोली है। तो आप तुरंत कह देंगे सर ये पश्चिमी, ये कहाँ है, पूर्वी राजस्थान की बोली है। ढूढ़ाड़ी बोली कहाँ की, पूर्वी राजस्थान की बोली है। ब्रजबुल नाम से कौन सी बोली जानी जाती है। कह रहा है ब्रजबुल नाम से किससे जाना जाता है, या कौन सी जानी जाती है, यानी कौन सी बोली ऐसी है जो ब्रजबुल नाम से जानी जाती है। तो तुरंत आप कह देंगे किसमें, पुरानी बंगला को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कह रहा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि के बारे में बताना, कौन सी भाषा ऐसी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो तुरंत आप कह देंगे मराठी जो है, मराठी और हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो मराठी और हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक मनई के दुईगो बेटवे रहीन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जौन हमार बखरा लागत होए, ओका बटवा हमके दे दा। इस अवतरण हिंदी किस बोली की है। तो ये बोली कहाँ की बोली है, आपसे पूछा जा रहा है कहाँ की बोली है। तो आप तुरंत इसमें कहेंगे सर ये बोली जो है अवधी है। कौन सी बोली है, अवधी है, जो कि अवध प्रांत में बोली जाती है। और अवध आपको बताना नहीं होगा, अवध कहाँ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अवध के बारे में आपको बताना नहीं है। लखनऊ वाला बेल्ट जो आता है, जिसमें फैजाबाद, अयोध्या और क्या कहते हैं, फैजाबाद, अयोध्या, और इधर सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, ठीक है, ये क्षेत्र पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा
की अपभ्रंश है। कह रहा कौन सी ऐसी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, यानी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो कौन सी है, यहाँ पे पाली है, तो कौन सी भाषा है, पाली है। ठीक है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ, कह रहा है भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से भारत की सभी भाषाओं का विकास हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से किसका विकास हुआ है, सभी भाषाओं का विकास हुआ, किससे, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि से जानी जाती है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो किस लिपि में लिखी जाती है इसके बारे में बताना है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, जल्दी से बता दीजिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, जल्दी से बताइए 13वें प्रश्न का आंसर। तो आप कहेंगे सर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी में प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है, तो आप तुरंत बता देंगे वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो कौन सा है, खड़ी बोली। चूँकि पीछे आपने देखा होगा ब्रज में बहुत सारी रचनाएं की गई हैं, अवध में बहुत सारी रचनाएं की गई हैं। ठीक है। क्षेत्रीय भाषाएं होती थी जिसमें रचनाएं की जाती थी। अब जो हो गया, अब मेन इसका कौन है, खड़ी बोली। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली कौन सी है, कह रहा है हिंदी भाषा की बोलियों का अगर वर्गीकरण कर दिया जाए तो छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है, तो आप तुरंत कह देंगे पूर्वी। छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के पूर्व में पड़ता है, तो कौन सी भाषा हो जाएगी, पूर्वी हिंदी हो जाएगी। कौन सी भाषा हो जाएगी, पूर्वी हिंदी हो जाएगी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो एक वीडियो आप टाइम निकाल करके 20-22 मिनट का वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको सारी बोली के प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद का जो हमारा दूसरा सेक्शन होगा उसमें हम लोग बोली से ही प्रश्न करने वाले हैं, और वहाँ पे भी आप देखेंगे कम से कम 10 से 12 प्रश्न ऐसे होंगे जो लगातार बीएड में पूछे गए हैं। दूसरी बात मैं आपसे कर लूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे आप अब तक, अगर नहीं किए हैं तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसको बहुत स्लोली आपको समझा के पढ़ाया जाए तो उसके लिए हमारे पास लेखपाल का क्लास चलता है। हालांकि क्लास का नाम लेखपाल नहीं लिखा गया है, क्लास का नाम ऊपर लिखा गया है हिंदी क्लासेस। ठीक है। हिंदी क्लासेस के नाम से एक क्लास चलती है जिसमें हम लोग 4 क्लास पढ़ चुके हैं, आज आपका शाम को 5वां क्लास होगा। तो इस प्रकार से उसका क्लास आगे बढ़ रहा है। उसमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी को पढ़ लीजिए, शून्य से शिखर तक हम लोग चल रहे हैं और उसमें एक भी पॉइंट आपकी छूटने वाली नहीं है। हर एक चैप्टर पढ़ेंगे और 90 दिन में यानी 3 महीने में आपकी हिंदी पूरी तरह से तैयार होगी। किसी परीक्षा के लिए, चाहे आप यूपीटीपीएससी हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, एसआई हो, जीडी हो, कांस्टेबल, किसी भी परीक्षा के लिए वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारे सामने था, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी बोली हिंदी की बोली नहीं, कह रहा है पश्चिमी बोली तो है लेकिन हिंदी की बोली नहीं। नहीं का बहुत ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग का पेपर होता है। तो बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी में आती है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी का से पश्चिमी हिंदी है, जबकि ये जो है बघेली पूर्वी हिंदी की भाषा है। आगे बढ़े। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज संबंधी भाषा का प्रावधान उल्लेख किया गया है, तो आप तुरंत बता देंगे सर एक किस में किया गया है, 343 से लेकर के 351 तक में किया गया। आगे इससे संबंधित और प्रश्न मिलेंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है, दक्षिणी भारत की हिंदी प्रचार समिति का या सभा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप तुरंत बता देंगे, जल्दी बता दिए कहाँ पे, चेन्नई में। कहाँ पे, चेन्नई में। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा, कह रहा है हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है इसका सही क्रम बताना है। तो सही क्रम आप क्या बताएंगे, हिंदी भाषा देवनागरी संस्कृत, संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से क्या होगा, पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश और हिंदी। तो पाली, प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी, तो इस प्रकार से आपका इसका विकास हुआ है। आप याद रख लीजिए, देवनागरी संस्कृत, देववाणी संस्कृत, देववाणी संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय पर वर्णन किया गया, मैंने आगे आपसे बताया था कि आगे इस पर प्रश्न आने वाला है। तो क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है, तो आप तुरंत बता देंगे कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया कि हिंदी का विकास करना है, सारे कार्य हिंदी में किए जाएंगे। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा कौन सी भाषा है, तो आप तुरंत कह देंगे ब्रज भाषा कौन सी भाषा है, पश्चिमी भाषा है। मगही किस उपभाषा की बोली है, मगही जो है किस भाषा की बोली है, बिहारी उपभाषा की बोली है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई, तुरंत आप कह देंगे सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई। किससे, सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है, भारतीय भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है। तो कब किया गया था, 1956 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश को भाषा के नाम पर गठित किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा भाषा के आधार पर पहला ऐसा कौन सा राज्य था जिसका गठन किया गया था, तो आप तुरंत कह देंगे कि आंध्र प्रदेश था जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। क्लियर। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1956 में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, देखिए यहीं पे प्रश्न को पूछ भी लिया है, तो कौन सा है आपका, आंध्र प्रदेश है। बघेली बोली बघेली बोली का संबंध
किस उपभाषा से? तो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? तो आपको जल्दी से बताना, जल्दी बताइए। अभी मैंने ऊपर आपसे बताया था बघेली बोली किसमें है? पूर्वी हिंदी में। जब आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सी पश्चिमी हिंदी नहीं है, तो बघेली बोली किसमें? पूर्वी हिंदी में। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? कौन से ऐसी तिथि है जिस दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया या बनाने का निर्णय लिया गया? जल्दी से बता दीजिए। आप हर साल सेलिब्रेट भी किए होंगे अपने स्कूल में 14 सितंबर 1948 को। कब ऐसा हुआ था? 14 सितंबर 1948 को। और भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? ये प्रश्न देखिए आबकारी सिपाही में पूछा गया। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा? कह रहा है हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो आप तुरंत बताएंगे कौन सी भाषा है हिंदी आकृति की दृष्टि से। तो जल्दी से बता दीजिए। श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। कौन सी भाषा है? श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। कौन सी? श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। आगे बढ़ जाते हैं। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो जल्दी से बता दिए। कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। किससे? द्रविड़ भाषा परिवार से है। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी, अब देखिए यहाँ पे आदि जननी बताना है तो आप क्या कहेंगे? संस्कृत है। और हिंदी की जननी अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए हिंदी की जननी, तो आप अपभ्रंश, पहला प्रश्न याद करिए। हिंदी की जननी पूछा जाएगा तो आप अपभ्रंश लगाएंगे। हिंदी की आदि जननी पूछा जाएगा तो आप संस्कृत लगाएंगे। इस तरह के प्रश्न आते हैं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया है प्रश्न। हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां? कह रहा है हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां पाई जाती हैं? 32 क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा। तो जल्दी से बताइए 32 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दिए। 5 विख्यात बोलियां पाई जाती हैं। बोलियों वाला वीडियो देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। हड़ौती बोली कहाँ की? हड़ौती बोली आपको बताना है। हड़ौती बोली कौन सी बोली है? तो जल्दी से बता दिए। पूर्वी राजस्थान की बोली है। कहाँ की बोली है? पूर्वी राजस्थान की। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस अभी आपने ऊपर बताया कब मनाया जाता है। 14 सितंबर 1948 को गठन हुआ था। 14 सितंबर 1949 को पहली बार मनाया गया था और 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। निम्नलिखित में से कौन भारोपी भाषा परिवार की भाषा नहीं है? कह रहा है भारोपी भाषा परिवार जो कि भारत में लगभग 73% क्षेत्र पे कब्जा करता है, लेकिन कौन सी ऐसी भाषा है जो भारोपी परिवार की भाषा नहीं? तो वो है आपकी मलयालम। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोबारा प्रश्न रिपीट हो गया है, इसके लिए क्षमा करिएगा। तो कब किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? जल्दी बता दिए। परिनिष्ठ भाषा को कहते हैं। किसको कहते हैं? परिनिष्ठ भाषा को कहते हैं। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी? कह रहा भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो उसे आपको बताना है। तो भाषा की प्रमुख प्रकृति क्या होती है? जटिलता से सरलता की ओर। भाषा की प्रमुख प्रकृति क्या होती है? जटिलता से सरलता को याद रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा। जटिलता से सरलता की ओर होता है, ठीक है। उकार बहुला बोली मानी जाने वाली है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली कहाँ की मानी जाती है? तो आपको बताना उकार बहुला बोली कहाँ की मानी जाती है? तो अवधि मानी जाती है। कहाँ की बोली मानी जाती है? अवधि मानी जाती है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? ध्रुपद गायन का संबंध ध्रुपद गायन का संबंध खड़ी बोली नहीं है। ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? ब्रज भाषा से। ध्रुपद गायन से आपसे प्रश्न पूछा जाता है ध्रुपद गायन कहाँ का है? तो आप कहेंगे ब्रज क्षेत्र में है। और एक चरकुला नृत्य पूछा जाता है, याद करते चलिए, साथ में याद करते रहिए इन सब चीज़ों को। चरकुला नृत्य, चरकुला, ओहो एक मिनट। चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य में क्या होता है कि 108 दीपक की मंडली बना करके सर पे रख करके लोग डांस करती हैं। तो ये नहीं पूछा जाएगा आपसे क्या होता है, इसमें बस आपसे यही पूछा जाएगा चरकुला नृत्य कहाँ से पाया जाता है। तो आप तुरंत कह देंगे ब्रज क्षेत्र में। और ध्रुपद गायन भी कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में। तो ये कहाँ की भाषा हो गई? ब्रज क्षेत्र की, ठीक है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक होते हैं। यूपी टीजीटी तक भी पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई याद रखिएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है। और भाषा की लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी? ध्वन हो जाएगी, ठीक है। जब खाली सिर्फ ध्वन निकले, लेकिन उसे आप पढ़ नहीं सकते, उसे जान नहीं सकते, खाली सुन सकते हैं, उस शब्द ध्वन होती है, ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आपको ये बताना है। सौरसैनी अपभ्रंश हुई। कहाँ से हुई? सौरसैनी अपभ्रंश से। ऊपर भी यह प्रश्न रिपीट हुआ था। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से कौन सी एक विशेषता गलत है उसे चुन के बताना है। विशेषता गलत को चुन के बताना है, सही को नहीं। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। पैतृक संपत्ति नहीं होती है, आपकी खेत जमीन और घर नहीं है। भाषा जो होती है एक ऐसी संपत्ति होती है, यह परिवर्तनशील है। आप भाषा को परिवर्तित कर सकते हैं। आप कभी हिंदी बोलते हैं, कभी इंग्लिश बोलते हैं, कभी भोजपुरी बोलते हैं, कभी अवधी बोलते हैं, कभी ब्रज बोलते हैं, कभी मलयालम बोलते हैं, कभी तेलुगु, कन्नड़, जो भी आपको आती है पहले वो भाषा बोलते हैं। फिर ठीक है, उसका भाषा सामाजिक संपत्ति। भाषा आपके क्षेत्र में, एक समाज में सभी लोगों द्वारा बोली जाती है।
तो सामाजिक संपत्ति माना जाता है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, भाषा धीरे धीरे प्रयास करके सीखा जा सकता है। अगर आपको हिंदी आती है तो आप इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी जो भी चाहते हैं वो भाषा सीख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे पैतृक संपत्ति की जो बात हो रही है ये क्या है, गलत है। और आपसे गलत को ही पूछा था, गलत क्या है तो आप गलत बता देंगे। ठीक है। किस सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो जल्दी से बताइए, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। बोली कहते हैं, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बोली। जैसे अवधी एक बोली है, ठीक है। उसके बाद चले आएंगे भोजपुरी एक बोली है, ठीक है। ब्रज एक बोली है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ब्रज भाषा एक भाषा है, मतलब बोली है, ठीक है। आगे इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं? कह रहा कौन सी ऐसी बोली है जो राजस्थान की नहीं है, यानी राजस्थानी बोली नहीं? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती और मालवी। तो बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, ये कहाँ की है? ये आपका पड़ जाता है झांसी, झांसी की रानी की, यानी ये कहाँ पड़ जाएगा? आपके यूपी में, ठीक है। तो बुंदेली यूपी की बोली होती है, दक्षिणी यूपी की बोली है। याद है आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, कभी कभी पूछ लेता है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो, तो झांसी वाली रानी थी। किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। और ये कहाँ, किस भाषा में लिखा गया? बुंदेली भाषा में लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि कौन है? कह रहा मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यापति। कौन है? विद्यापति हैं। और अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? तो आपको बताना अंगिका किस राज्य की बोली। तो अंगिका बिहार की बोली। कहाँ की बोली है? बिहार की बोली है। ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है? आपको बताना ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है। आप खुद देखते रहिए कहाँ कहाँ ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ग्वालियर में बुंदेली बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। कह रहा बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी? मैंने आपसे कई बार ये प्रश्न बता चुका हूँ मैं। कहाँ की है? पूर्वी हिंदी के, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पूर्व में पड़ता है छत्तीसगढ़। और कहाँ की भाषा हो गई? पूर्वी भाषा हो गई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? कह रहा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़ी भी आपने बताया कौन सी पूर्वी है, तो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हो गई। कौरवी, ब्रज और बुंदेली ये कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो आप तुरंत बता दीजिए पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली? कह रहा है कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी कह रहा किस उपभाषा की एक बोली है? तो जल्दी से बता देंगे। आप कहेंगे सर पश्चिमी हिंदी की बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? कौन सी बोली ऐसी है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो उसको बताना है। जो नहीं वाली है, तो अवधी जो है पश्चिमी के अंतर्गत नहीं आती। निम्नलिखित में से इनमें से किसमें पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं? कह रहा इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? 55 का आपको आंसर बताना है। तो आप कहेंगे बघेली, जो कि पूर्वी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आपको बताना खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। 3 बार प्रश्न आ चुका। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे? जल्दी बताएंगे। तो आप कहेंगे ब्राचड़ से है। किससे है? ब्राचड़ से। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से या पश्चिमी भाषा से हुआ है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली? तो आप कहेंगे बिहारी उपभाषा की बोली। कौन सी बोली है? बिहारी उपभाषा की बोली है। और पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आप तुरंत कह देंगे अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो आप बताएंगे कि बिहार में जो है कौन सी बोली बोली जाती है, पटना में कौन सी बोली। तो जल्दी से बता दीजिए पटना कहाँ का क्षेत्र पड़ता है? मगही का क्षेत्र पड़ता है। और पूर्वी में आती है तो मगही भाषा में आते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी आपने अभी ऊपर बताया कि भारोपी परिवार की भाषा है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आप तुरंत कहेंगे भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी हिंदी से हुई। भोजपुरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी बेल्ट में बोली जाती है, जैसे कि बलिया है, बनारस है, गाजीपुर है, ठीक है। उसके बाद आपका आजमगढ़ है। इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। और भोजपुरी, जैसा कि आप जानते हैं कि भोजपुरी बलिया जो है वो बिहार से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश विशेष में आपने अगर नहीं पढ़ा है तो औस्ती और विस्तार उत्तर प्रदेश का पढ़िए मेरे साथ। तो उसमें हमने आपसे बताया है कि बिहार जो है बलिया से लगा हुआ है, यानी हमारा एक ज़िला जो है बलिया वो बिहार से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन होता है? बलिया होता है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है बीएड में, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो आप कहेंगे सर बलिया है, ठीक है। तो बिहार से लगा हुआ है। और बिहार की भाषा कौन है? मगही है। तो मगही भाषा धीरे धीरे इधर आते आते क्या हो गई?
वो भोजपुरी में कन्वर्ट हो गई। तो मगधी भाषा से ही उत्पत्ति किसकी हुई? भोजपुरी की हुई। ठीक है, यही मैं बता रहा था आपको। आगे बढ़ जाते हैं। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली? मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली? तो आप तुरंत कह देंगे राजस्थानी हिंदी की बोली है। और हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की विशेषता? कह रहा है कर्ता के साथ ने का ये देखिए बहुत टफ पेपर हो गया आपका, टीचटी और पीएचडी लेवल का पेपर है, बीएड में नहीं पूछा जाएगा। बहरहाल देख लेते हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो आप तुरंत कह देंगे पूर्वी उपभाषा की, पूर्वी हिंदी की प्रमुख विशेषता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? कह रहा है कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ पे देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ माना जाता है? तो जल्दी से बता दीजिए वो कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कह रहा है देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो आप बता दीजिए यहाँ पे कौन सी भाषा है? मराठी और हिंदी किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी? कह रहा है देवनागरी लिपि में जो स्वर हैं, स्वर और व्यंजन जानते हैं ना आप, तो जो स्वर है वो कितने हैं? 11 हैं। देवनागरी लिपि में स्वर कितने हैं? 11 हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। कह रहा है भारत संघ की राजभाषा क्या होगी? जल्दी बताइए। भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप तुरंत कह देंगे यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 343 में वर्णित है। अनुच्छेद 343 में वर्णित है। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया, राजभाषा घोषित किया गया? कह रहा है भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? तो आप तुरंत बता देंगे धारा 343 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया? हिंदी को संघ की राजभाषा दिया गया दर्जा 343 में। किसमें? 343 में। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो आपको अभी ये प्रश्न ऊपर आया था 14 सितंबर। जल्दी से बता दीजिए। 14 सितंबर 1949 को ये निर्णय लिया गया कि इसे हिंदी को राजभाषा बना दिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय पर वर्णन है? तो ये भी प्रश्न आपका ऊपर आ चुका है। किस प्रश्न पर वर्णन है? तो हिंदी के विकास के बारे में वर्णन है। किस प्रश्न पर वर्णन है? तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। ऐसा प्रश्न आपका 5वां या 6ठा प्रश्न था। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है किससे माना जाता है? तो आप कहेंगे कि ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो जल्दी से आप बता दीजिए देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। मैंने एक बार नहीं कई बार आपसे बता दिया कि क्या है, सभी भाषाओं का जो विकास हुआ लिपि का वो कहाँ से हुआ? ब्राह्मी से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तो फिर वही प्रश्न रिपीट हो गया। ठीक है, किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता आपको बताना सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, यह ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेषताएं देवनागरी में नहीं? कह रहा है कौन सी विशेषताएं देवनागरी में नहीं है? विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन है। कह रहा है यह लिपि इसमें नहीं पाई जाती है। विकास की दृष्टि से ब्राह्मी और खरोष्टी के समकालीन है, यह नहीं पाई जाती। देखिए मैं आपको बता दूं बीएड में इस तरह के प्रश्न बहुत टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बहुत मूलतः बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपके टीचटी लेवल का प्रश्न है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस सीरीज में है तो हम लोग देख लेते हैं। देवनागरी लिपि मुख्यतः क्या है? कह रहा है देवनागरी लिपि मुख्यतः क्या है? तो आपको बताना देवनागरी लिपि क्या है? मुख्यतः अक्षरात्मक है। कौन सी है? अक्षरात्मक लिपि है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? तो इसके बारे में आपको बताना है किसने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। तो जल्दी से बता दीजिए किसने की थी? तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बी.डी. जत्ती द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देवनागरी लिपि की समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसको आपको बताना है। तो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। और किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? कह रहा किसने ऐसा सुझाव दिया था देवनागरी लिपि की जगह पे रोमन लिपि को स्वीकार कर लिया जाए? या किसने दिया था? सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया था। किसने दिया था? सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया था। पंजाबी की लिपि है। कह रहा पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है? तो पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। और जो आप जानते हैं कि जो है सिख धर्म के जो संस्थापक हैं उन्हें गुरु कहा जाता है, तो इससे याद रखिएगा सिख पंजाब में सिख भी पाए जाते हैं, तो जो है गुरुमुखी लिपि पाई जाती है पंजाबी भाषा की। ठीक है, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं। कह रहा मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। किसमें नहीं है? तो आप बताएंगे सहजता में नहीं। किसमें नहीं है? सहजता में नहीं है। और आगे बढ़ जाएंगे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किन 5
अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के संकेत नुक्ता लगाने का कार्य किया। उन ध्वनियों को छोड़कर अन्य ध्वनियों की पहचान करें। तो ठीक है, उन ध्वनियों को छोड़ना है जिस पर नुक्ता लगाए जाते हैं, तो छोड़ करके बाकी की पहचान करना है। तो ब जो है इसके नीचे नुक्ता कभी नहीं लगता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का नाम बताना है। फॉन्ट का क्या नाम है, यानी लिप का क्या नाम है? तो आपको लिप का नाम बताना है। तिलक फॉन्ट, उसे क्या कहते हैं? तिलक फॉन्ट कहते हैं। और श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया? पंचमाक्षर के बदले किसका सुझाव दिया गया है? पंचमाक्षर के बदले उन्होंने किसका सुझाव दिया? अनुस्वार का सुझाव दिया। किसका सुझाव दिया? अनुस्वार का सुझाव दिया है। जब हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको अनुस्वार बताएंगे क्या होता है। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो आप तुरंत कह देंगे 1966 में प्रकाशित हुई। और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो जल्दी से बता दीजिए कब प्रकाशित हुआ? 1967 में प्रकाशित हुआ। और अगला प्रश्न है आपका 91, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे? बीजी खेरे थे। कौन थे? बीजी खेरे थे। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप याद रखिएगा। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं जो आपके संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, जिसमें हिंदी भी आपकी एक भाषा है। और हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी देखिए, फिर पूछ लिया गया आदि जननी पूछा जा रहा था, आप किसको बताएंगे? संस्कृत को। जननी पूछेगा तो आप भ्रंश को बताएंगे। और 10वां हिंदी दिवस सम्मेलन 2015 का आयोजन किस स्तर पर हुआ था? तो आप बता देंगे भोपाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भोपाल में हुआ था। तो इस प्रकार से पहले सीरीज का पहला सीरीज जो हम करने जा रहे हैं, इसके पहले सीरीज में हम लोगों ने पहले दिन के पहले सीरीज में हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। मैंने उस सीरीज में आपसे ये बताया था कि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, उस पर ज़्यादा देर टाइम नहीं पास करेंगे, बस क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। अगर आप वीडियो देखने से थक गए हो तो आप सिर्फ ऑडियो सुनते रहेंगे, तब भी आपके प्रश्नों का रिपीट होता रहेगा। ठीक है, आप थोड़ी सी अपनी स्पीड जो है जाकर के 3 डॉट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे स्पीड स्लो करने के लिए आता है। 1 पॉइंट अपनी स्पीड नॉर्मल से स्लो कर दीजिए, आप आसानी से सुन पाएंगे और सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप 27 मिनट में 95 प्रश्न किए हैं। 27 मिनट में 95 प्रश्न। आप सोच सकते हैं कितनी स्पीड से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कितने कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया, अगर आप कहेंगे तो हम बहुत स्लोली करा सकते हैं, लेकिन फिर आपका टाइम पास होगा। और फिर आपको अगर बेहतर से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है, तो आप उस वाली क्लास को ज्वाइन कर लीजिए जिसमें हम लोग लेखपाल की क्लासेस कर रहे हैं। हिंदी को पढ़ रहे हैं, शुरू से लेकर के पढ़ रहे हैं, अंतिम तक पढ़ रहे हैं, वाक्य भेद से चल रहे हैं, शब्द भेद पे आए हुए हैं। शब्द भेद का अगला क्लास आपका होने वाला है बनावट के आधार पे और अर्थ के आधार पे शब्दों के बारे में, तो उसको आप देख लेंगे। तो वहाँ क्या होगा, क्रमिक रूप से छोटी छोटी टॉपिक को हम लोग बहुत बेहतर से समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं, उससे होने वाले प्रश्नों को समझ रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो बेहतरीन का प्रश्न आना चाहिए। यहाँ आप सुपर रिवीजन कर रहे हैं और सुपर रिवीजन कुछ इसी प्रकार से होता है कि बुलेट ट्रेन की तरह आप भागते रहिए, प्रश्नों को दौड़ाते रहिए। आपका माइंड बूस्ट होना चाहिए, जिससे आपके माइंड में प्रश्न रोटेट होते रहने चाहिए। जितने ज़्यादा प्रश्न रोटेट होंगे उतने आसानी से आप उतने अच्छे से उतने सही प्रश्न आप कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी बताइए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।